आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, शूद्रण का विलोम शब्द क्या होगा? निर्बल, बाहुबली, दुर्बल, अस्थिर। तो शूद्रण का विलोम शब्द क्या होता है? तो भाई शूद्रण का विलोम शब्द निर्बल होता है। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका उल्टा कर देना, इसका अपोजिट कर देना है। जैसे कि विलोम शब्द हुए, पर्यायवाची शब्द हुए, मुहावरे हुए, इनके लिए ना कोई परिभाषा होती है ना कोई नियम होता है, आपको इसकी तैयारी खुद करनी पड़ती है, यानी प्रैक्टिस के ऊपर यह डिपेंड है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन जो है आप लोगों के तैयार होंगे। सो गाइस, 8वां क्वेश्चन देखेगा, मेघ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? जलधर, वारिद, घन, प्रभाकर। तो इनमें से मेघ का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई प्रभाकर जो है ना, ये मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्योंकि प्रभाकर जो है ना, ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन देखेगा, जो लिखने योग्य ना हो का एक शब्द क्या होगा? अलेख, अलिखित, अलेखनीय या अवाच्य। तो जो लिखने योग्य ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो भाई जो लिखने योग्य ना हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अलेख कहते हैं। तो 9वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो 9वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस, 10वां क्वेश्चन देखेगा। 10वां क्वेश्चन हमारा है कि धनुधर का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? धनुधर का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है भाई? तो धनुधर का स्त्रीलिंग रूप ये सभी होते हैं। तो भाई 10वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो 10वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 11वां क्वेश्चन देखेगा। 11वां क्वेश्चन क्या है? बलि, बलि है तरफ, दूसरी तरफ बलि, यानी बलि, बलि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होता है? बलवीर, बलिदान, लकड़ी, वीर, बलिदान, बलिदान, वीर। तो बलि, बलि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होता है? इसे आप कह सकते हो बलिदान और वीर। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 11वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। देखिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो ईमानदारी के साथ में क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि क्लास को तो देख लेते हैं पूरा, लेकिन क्लास को लाइक नहीं करते हैं। और कल की क्लास पे आप लोगों का रिस्पांस कुछ खास देखने को नहीं मिला है। आप समझ सकते हैं कि मैं आप लोगों के लिए एक एक क्वेश्चन पहले कलेक्ट करता हूँ। पूरे 100 क्वेश्चन का ये पूरा टेस्ट रहता है, ठीक है। 100 क्वेश्चन मैं कलेक्ट करता हूँ, फिर उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करता हूँ। पीडीएफ को कन्वर्ट करने के बाद आपके लिए मैं वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ। वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद उसे अपलोड किया जाता है, तब जाकर आप लोगों के लिए क्लास तैयार हो पाती है। आप समझ सकते हो कि कितनी मेहनत पड़ती है एक क्लास पर। तो आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो क्या और कोई सपोर्ट करेगा भाई? तो सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें शेयर कीजिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? भाई 4 ऑप्शंस आपके सामने, आपको क्या बताना कि किस शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? विपिन, विपिन यानी कष्टकारी जंगल, ये शब्द युग्म जो है सही नहीं है। तो 12वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो 12वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। 13वां क्वेश्चन क्या है कि मुहावरा नाक कटना का सही अर्थ है? चोट लगना, अपमान होना, गर्व करना, भागे फूटना। तो भाई नाक कटना का सही अर्थ क्या होता है? नाक कटना, तो भाई नाक कटना इसे आप कह सकते हो अपमान होना। आपने कोई बुरा काम किया, वो आपको नहीं करना चाहिए था। जब आपको आपके पिताजी को पता चला, समाज वालों को पता चला, आसपास के पड़ोसी को पता चला कि विजय ने ऐसा काम किया है जिससे उसकी नाक कट गई, तो इसे आप क्या कहोगे? अपमान होना, यानी कि नाक कटना। तो भाई 13वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो 13वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। 14वां क्वेश्चन क्या कि आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? किसी को घी देना, संकट और बढ़ाना, बलिदान करना, दान करना। तो भाई आग में घी डालना, तो आग में घी डालना इसका अर्थ क्या होता है? संकट और बढ़ाना, यानी किसी कोई व्यक्ति गुस्से में है और आपने कोई ऐसी बात कह दी जिससे कि उसका गुस्सा और बढ़ गया, यानी संकट और बढ़ाना। तो 14वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो 14वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। 15वां क्वेश्चन देखेगा, एक पंथ दो काज का सही आशय क्या है? एक काम से दो काम हो जाना,
एक धर्म दो मार्ग, एक गलती दो सजाएं, एक परंपरा दो नियम। तो भाई एक पंथ दो काज, इसका सही अर्थ क्या होगा? आप कोई काम करने के लिए मान लीजिए आप बैंक गए, ठीक है, और एक काम आपने धीरे से चुपके से एक काम और कर लिया, तो इसे आप क्या कहोगे? यानी एक तरफ से दो निशाना, यानी एक पंथ दो काज, तो इसे आप क्या कहोगे? एक काम से दो काम हो जाना। तो 15वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो 15वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, शुद्ध वाक्य चुनिए। अब इसमें कौन सी ट्रिक लगी, आप ही बताइए। कोई ट्रिक नहीं लगेगी, करना क्या है, पढ़िए, जो आंसर आपके समझ में आए उसका आंसर दीजिए। इसके लिए ना कोई ट्रिक होती, ना कोई परिभाषा होती, ना कोई नियम होता है भाई। तो प्रैक्टिस के ऊपर ये होता है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप लोग, उतने क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हो। राम और श्याम गए, ये आपका देखिए शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो भाई 16वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो 16वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अब देखिए 17वें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। अब देखिए यहां पर भी आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी, तो शुद्ध वाक्य कैसे पता करोगे? पढ़ने से ही पता चलेगा ना। वह मुझसे प्यार करता है, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो भाई 17वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो 17वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। 18वां क्वेश्चन क्या है कि कामायनी काव्य किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। तो कामायनी काव्य किसकी रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों, कामायनी काव्य जो है ना, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो 18वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन क्या है कि साकेत कृति के लेखक कौन है भाई? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा। तो साकेत कृति के लेखक कौन है? तो साकेत कृति के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। तो भाई 19वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 20वां क्वेश्चन देखेगा, उर्वशी नामक महाकाव्य किसने लिखा? सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। तो उर्वशी नामक महाकाव्य किसने लिखा था? तो ये लिखा था मेरे प्यारे बच्चों रामधारी सिंह दिनकर। तो 20वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब कुछ आप लोग यूपी जीके के भी क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है यूपी जीके का कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भीमराव अंबेडकर स्मारक स्थल स्थित है? कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, प्रयागराज। भीमराव अंबेडकर स्मारक स्थल कहाँ पर स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश भीमराव अंबेडकर मेमोरियल साइट लोकेटेड। तो मेरे प्यारे बच्चों ये स्थित है लखनऊ में भाई। तो भाई 21वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो 21वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि कथक नृत्य शैली की प्रमुख घराने उत्तर प्रदेश में किस किस स्थान पर विकसित हुई? लखनऊ, बनारस और जयपुर। बी है लखनऊ, आगरा और दिल्ली। सी है लखनऊ, बनारस और रायगढ़। डी है केवल लखनऊ और बनारस। कथक नृत्य शैली की प्रमुख घराने उत्तर प्रदेश के बनारस, लखनऊ, बनारस और जयपुर में विकसित हुई है। तो 22वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो 22वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। 22वां क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु, पशुपति, इंद्र या ब्रह्मा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। तो 23वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो 23वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है द प्रेजेंट फ्रॉम ऑफ काशी विश्वनाथ टेम्पल व बिल्ट बाय विच रूलर? काशी विश्वनाथ मंदिर का वर्तमान स्वरूप किस शासक के द्वारा बनवाया गया था? अकबर, रानी अहल्याबाई होलकर, औरंगजेब, जयचंद। तो काशी विश्वनाथ मंदिर का वर्तमान स्वरूप जो है ना रानी अहल्याबाई होलकर के द्वारा बनवाया गया था। तो 24वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देखेगा। 25वां क्वेश्चन है गाइस, अमीर खुसरो हु हैड डीप कनेक्शन विद उत्तर प्रदेश इज नो बाय विच टाइटल? यानी अमीर खुसरो जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से था उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तूती ए हिंद, संगीत सम्राट, गजल सम्राट या सूफी संत। तो इन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो मेरे प्यारे बच्चों इन्हें
तूत ए हिंद के नाम से जाना जाता था। तो 25वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो 25वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है, इन विच सिटी डिड तुलसीदास कंपोज रामचरितमानस। रामचरितमानस की जो रचना है कि तुलसीदास ने किस नगर में किया था? वाराणसी, चित्रकूट, अयोध्या या प्रयागराज। तो मेरे प्यारे बच्चों, रामचरितमानस की जो रचना है ना, ये तुलसीदास ने वाराणसी में की थी। तो 26वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो 26वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि खजुराहो शैली की झलक उत्तर प्रदेश के किस मंदिर में देखने को मिलती है? तामेश्वर नाथ मंदिर, देवरिया का सोमनाथ मंदिर, विथुर का ब्रह्मवत मंदिर, भीतरगांव का गुप्तकालीन मंदिर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, भीतरगांव का गुप्तकालीन मंदिर। तो भाई 27वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 27वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, इलाहाबाद प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेला की ऐतिहासिक परंपरा की शुरुआत किस काल से मानी जाती है? मौर्य काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन काल या अकबर काल। इलाहाबाद प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेला की ऐतिहासिक परंपरा की शुरुआत जो है ना, हर्षवर्धन काल में मानी जाती है। तो 28वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो 28वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है कि वेयर वाज रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी बोर्न। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? झांसी, वाराणसी, सागर, काशी। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है ना, ये वाराणसी में हुआ था। तो 29वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो 29वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस सूफी संत को शेख ए चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? विच सूफी संत फ्रॉम उत्तर प्रदेश इज नो अस शेख ए चिराग ए दिल्ली? हजरत निजामुद्दीन औलिया, शेख सलार महमूद मसूद गाजी, शेख नसरुद्दीन महमूद, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ये कहा जाता है शेख नसरुद्दीन महमूद को। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 30वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, भीतरगांव मंदिर जो गुप्तकालीन ईंटों से निर्मित प्राचीन मंदिर है, ये उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? कानपुर देहात, झांसी, वाराणसी या प्रयागराज। तो भीतरगांव मंदिर जो गुप्तकालीन ईंटों से निर्मित प्राचीन मंदिर है, ये उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में स्थित है। तो 31वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो 31वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, इन विच ईयर वाज द ताजमहल डिक्लेयर ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था? 1972, 1983, 1992, 2005। तो किस वर्ष में घोषित किया गया था? वर्ष 1983 में। तो भाई 32वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो 32वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखेगा, हुसैनाबाद इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा किस नवाब के द्वारा बनवाया गया था? हु बिल्ट द हुसैनाबाद इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा? आसिफ उद्दौला, मोहम्मद अली शाह, सफदरगंज, शुजा उद्दौला। तो मेरे प्यारे बच्चों, हुसैनाबाद इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा जो है ना, ये मोहम्मद अली शाह के द्वारा बनवाया गया था। तो मोहम्मद अली शाह। तो 33वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 33वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखेगा, हु बिल्ट द झालर वाली मस्जिद, ए फेमस हेरिटेज साइट ऑफ उत्तर प्रदेश? इब्राहिम शाह, अलाउद्दीन खिलजी, बहलुल लोदी, अकबर। यानी झालर वाली जो मस्जिद का निर्माण जो है, ये किस शासक ने करवाया था? ये उत्तर प्रदेश की किस प्रसिद्ध धरोहर स्थल है? तो गाइज ये इब्राहिम शाह के द्वारा बनवाया गया था। तो 34 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी, 34 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर होगा इब्राहिम शाह, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जिन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है, इनका जन्म कहां पर हुआ था?
बेहरबाज भारतेंदु हरिश्चंद्र द फादर ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर बॉर्न। काशी, वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, गोरखपुर। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गाइस इनका जो जन्म है काशी वाराणसी में हुआ था। तो 35वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 35वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस घटना की स्मृति में बनवाया गया था? अकबर की गुजरात विजय, अकबर की तख्त नशीनी, अकबर का अजमेर दरगाह सफ़र, अकबर की दक्कन विजय। तो मेरे प्यारे बच्चों फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा जो है ना अकबर की गुजरात विजय की स्मृति में बनवाया गया था। तो 36वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 36वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल के दौरान लिखी थी? जहांगीर, अकबर, रामाराय, कृष्णदेव राय। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस की जो रचना है अकबर के शासनकाल में लिखी थी। तो 37वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। हजरत मार्केट किस शहर की ऐतिहासिक पहचान है? वाराणसी, लखनऊ, कानपुर या अलीगढ़। हजरतगंज मार्केट इज द हिस्टोरिकल आइडेंटिटी ऑफ विच सिटी? तो हजरतगंज मार्केट जो है ना ये लखनऊ शहर की ऐतिहासिक पहचान है। तो लखनऊ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि राम प्रसाद बिस्मिल जिन्हें काकोरी कांड का नायक कहा जाता है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? शाहजहाँपुर, लखनऊ, इटावा, मैनपुरी। तो राम प्रसाद बिस्मिल जिन्हें काकोरी कांड का नायक कहा जाता है, इनका जो जन्म जो है ना शाहजहाँपुर में हुआ था। तो भाई 39वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ अभी तो 39वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस इमामबाड़ा आशफी बड़ा इमामबाड़ा की विशेषता क्या है? इसमें विश्व की सबसे बड़ी बिना सारे की बनी मेहराब है, इसमें विश्व की सबसे ऊंची मीनार है, यह लाल पत्थर से निर्मित है, इसमें भारत का पहला तारामंडल है। इसमें विश्व की सबसे बड़ी बिना सारे की बनी मेहराब है। तो 40वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 40वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा सिंधु घाटी सभ्यता की मोहनजोदड़ो बस्ती में मिला ग्रेट वात किस उद्देश्य से प्रयुक्त माना जाता है? धार्मिक स्नान, जल संचयन, सभा स्थल, अनाज भंडारण। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहनजोदड़ो बस्ती में मिला ग्रेट वात जो है ना धार्मिक स्नान में प्रयुक्त माना जाता है। तो 41वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन देखेगा वैदिक साहित्य में सभा और समिति किससे संबंधित थे? कर वसूली, धार्मिक अनुष्ठान, शासन व्यवस्था या शिक्षा। तो वैदिक साहित्य में सभा और समिति जो है ना ये शासन व्यवस्था से संबंधित है। तो 42वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 42वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है बौद्ध धर्म के त्रिपिटक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो मेरे प्यारे बच्चों बौद्ध धर्म के त्रिपिटक ग्रंथ जो है ना ये पाली भाषा में लिखे गए थे। तो 43वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो 43वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि जैन धर्म में पंच महाव्रत का पालन किस वर्ग के लिए अनिवार्य था? गृहस्थ, श्रावक, सन्यासी या व्यापारी। तो मेरे प्यारे बच्चों जैन धर्म में पंच महाव्रत का पालन जो है ना ये सन्यासी वर्ग के लिए अनिवार्य था। तो 44वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो 44वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है गाइस कि अशोक के किस शिलालेख में धम्म नीति का सर्वाधिक वर्णन मिलता है? 12वां शिलालेख, 14वां शिलालेख, 7वां स्तंभलेख, प्रयाग स्तंभलेख। तो मेरे प्यारे बच्चों अशोक के 7वां स्तंभलेख में धम्म नीति का सर्वाधिक वर्णन मिलता है। तो 45वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 45वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, अगला क्वेश्चन है गाइस गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की उपलब्धियां किस शिलालेख से ज्ञात होती हैं? नासिक शिलालेख,
प्रयाग प्रशस्ति, एरन शिलालेख, जूनागढ़ लेख। तो गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की जो उपलब्धियां जो है ना, ये प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख से ज्ञात होती हैं। तो 46वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी, तो 46वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हर्षवर्धन का दरबारी कवि और जीवनी लेखक कौन था? बाणभट्ट, कालिदास, दंडी, विष्णु शर्मा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हर्षवर्धन का दरबारी कवि और जीवनी लेखक था बाणभट्ट। तो बाणभट्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है कि तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था किसके बीच में लड़ा गया था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, महमूद गजनबी और जयपाल, राणा सांगा और बाबर, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय। तो मेरे प्यारे बच्चों, तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। तो 48 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी, तो 48 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। मुगल काल में जब्ती प्रणाली रेवेन्यू सिस्टम किसने प्रारंभ की थी? बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। मुगल काल में जब्ती प्रणाली जो है ना, ये अकबर के द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो भाई 49 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो अकबर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और। अगला क्वेश्चन देखेगा, 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहाँ शहीद हुई थी? ग्वालियर, झांसी, कालपी, कानपुर। 1857 की क्रांति में झांसी की रानी जो है ना, ये ग्वालियर में शहीद हुई थी। तो 50 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो 50 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार बहिष्कार बायकॉट शब्द आधिकारिक रूप से प्रस्ताव में शामिल किया गया था? इन विच कांग्रेस सेशन वाज द टर्म बायकॉट ऑफिशियली इंक्लूड फॉर द फर्स्ट टाइम? बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, लाहौर अधिवेशन 1929। बनारस अधिवेशन 1905। तो 51 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी, तो 51 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है किस क्रांतिकारी पत्रिका को ब्रिटिश सरकार ने सेडिशनरी बाइबल ऑफ द रेवोल्यूशनरी बाय द ब्रिटिश कहा था? यंग इंडिया, कल, गणेश पत्रिका, वंदे मातरम, अरविंद घोष द्वारा। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वंदे मातरम, अरविंद घोष। तो 52 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है गांधी जी द्वारा शुरू किया गया रॉलेट सत्याग्रह 1919 भारत के किस प्रमुख आंदोलन की पूर्व भूमिका माना जाता है? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, किसान आंदोलन। तो ये माना जाता है असहयोग आंदोलन को। तो 53 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है कि क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति का मुख्यालय किस शहर में था? लखनऊ, ढाका, कलकत्ता, बनारस। क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति का मुख्यालय कलकत्ता में था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखेगा। कम्युनल अवार्ड 1932 के अंतर्गत किस वर्ग को पृथक निर्वाचिका प्रदान किया गया था जिसके विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन किया? मुस्लिम, दलित, सिख, एंग्लो इंडियन। दलित। तो 55 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित आज़ाद हिंद सरकार प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया की राजधानी कहाँ घोषित की गई थी? सिंगापुर, रंगून, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान या टोक्यो। तो गाइस ये घोषित की गई थी पोर्ट ब्लेयर अंडमान द्वीप। तो 56 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे।
भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय ढांचा फेडरेशन प्रस्तावित किया गया था। यह संघ किन दो प्रकार की इकाइयों से बनना था? ब्रिटिश प्रांत प्लस देसी रियासतें, केवल ब्रिटिश प्रांत, केवल देसी रियासतें, ब्रिटिश प्रांत प्लस फ्रेंच व डच कॉलोनियाँ। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ब्रिटिश प्रांत प्लस देसी रियासतें, तो 57 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का सिद्धांतकार, द फिलोसफर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट कहा जाता है? बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, लाला हरदयाल। तो गाइस ये कहा जाता है अरविंद घोष को। तो 58 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, दिल्ली प्रस्ताव, दिल्ली प्रपोजल 1927 में किस संगठन के द्वारा रखा गया था, जिसमें अलग चुनाव क्षेत्र की मांग को त्यागने की शर्त पर हिंदू मुस्लिम समझौते की बात कही गई थी? मुस्लिम लीग, कांग्रेस, हिंदू महासभा, क्रांतिकारी पार्टी। मुस्लिम लीग। तो 59 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस अधिनियम को लॉर्ड लिनलिथेंगो ने भारत पर संवैधानिक पद्धति का मैग्ना कार्टा कहा था? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, मार्ले मिंटो सुधार, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय परिषद अधिनियम 1919, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो 60 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत का सबसे प्राचीन क्रोटोनिक शील्ड कौन सा है? सिंहभूम शील्ड, बुंदेलखंड शील्ड, धरवाड़ शील्ड, अरावली शील्ड। तो भारत का जो सबसे प्राचीन क्रेटोनिक शील्ड जो है ये धरवाड़ शील्ड। तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द अमेजोन रिवर? अमेजन नदी का सबसे बड़ा दाहिना तटवर्ती सहायक नदी कौन सी है? रियो निग्रो, रियो मदीरा, रियो तपाजोस, रियो शिग्रो। तो अमेजन नदी का सबसे बड़ा दाहिना तटवर्ती सहायक नदी जो है ये है रियो मदीरा। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 62 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत के किस राज्य में भूमिगत जल ग्राउंड वाटर का दोहन सबसे अधिक है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। राइट आंसर की अगर मैं बात करूं पंजाब। तो 63 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा जिसे विश्व की छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? पामीर पठार, तिब्बती पठार, अंटार्कटिका पठार या डेक्कन पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? तिब्बती पठार, जिसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो 64 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि भारत का कौन सा मरुस्थल विश्व में ठंडा मरुस्थल यानी कोल्ड डेजर्ट्स कहलाता है? थार मरुस्थल, लद्दाख मरुस्थल, कच्छ का रण, जैसलमेर मरुस्थल। तो भारत का जो लद्दाख मरुस्थल जो है ना ये विश्व में ठंडा मरुस्थल यानी कोल्ड डेजर्ट कहलाता है। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत के किस राज्य में शाला वृक्ष का प्राकृतिक वन सबसे अधिक पाया जाता है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो मेरे प्यारे बच्चों भारत के झारखंड राज्य में शाला वृक्ष का प्राकृतिक वन सबसे अधिक पाया जाता है। तो 66 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो 66वें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन इंडिया? भारत में सबसे अधिक तांबे का उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो भारत में सबसे अधिक तांबा यानी कॉपर का उत्पादन जो है ना राजस्थान में होता है।
तो 67 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है विच कंट्री इज नो एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। किस देश को उगते सूरज की भूमि लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है? चीन, जापान, मंगोलिया, दक्षिण कोरिया। जापान देश को उगते सूरज की भूमि यानी कि लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है। तो जापान। 68 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस जलवायु वर्गीकरण प्रणाली को भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से अपनाया है? कोपेन, थॉर्नथेविट, ट्रिवर्था, स्टैम्प और कुंडली। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी कोपेन। तो 69 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है भारत में सबसे अधिक प्रणाली मजदूर किस राज्य से बाहर जाते हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। तो भारत में सबसे अधिक प्रवासी मजदूर जो है ना ये उत्तर प्रदेश से राज्य के बाहर जाते हैं। तो 70 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा किस पंचवर्षीय योजना को पीपल्स प्लान की अवधारणा के आधार पर तैयार किया गया था जिसे बाद में अस्वीकृत कर दिया गया? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो 71 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। महालनोबिस मॉडल 1955 में किस सेक्टर के तीव्र विकास पर सबसे अधिक जोर दिया गया था? उपभोक्ता वस्तु उद्योग, पूंजीगत वस्तु उद्योग, कृषि क्षेत्र या सेवा क्षेत्र? पूंजीगत वस्तु उद्योग। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। भारत की ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए आवश्यक HYV बीज सबसे अधिक जो है ये कहाँ से आयात किए गए हैं? मेक्सिको, ब्राज़ील, इजराइल, नीदरलैंड। तो ये कहाँ से आयात किए गए हैं? मेक्सिको से आयात किए गए हैं। तो 73 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है ऑपरेशन फ्लूड को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने आर्थिक सहयोग दिया था? IMF, वर्ल्ड बैंक, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB। तो ऑपरेशन फ्लूड को यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC ने आर्थिक सहयोग दिया था। तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। 1969 में राष्ट्रीयकृत किए गए 14 बैंकों का चयन किस आधार पर किया गया था? पूंजी 10 करोड़ से अधिक, पूंजी 50 करोड़ से अधिक, जमा 50 करोड़ से अधिक, जमा 100 करोड़ से अधिक। तो 1969 में राष्ट्रीयकृत किए गए 14 बैंकों का चयन 50 करोड़ से अधिक। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो 75 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। 1991 भारतीय रुपया INR को आंशिक रूप से परिवर्तनीय घोषित किया गया था। कब किया गया था? जुलाई 1991, फरवरी 1992, फरवरी 1993, जनवरी 1994। तो ये घोषित किया गया था फरवरी 1993 में। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नई औद्योगिक नीति न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के तहत MRTP एक्ट की सीमा कितने करोड़ से हटाई गई थी? 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ या 500 करोड़? 100 करोड़। तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग को योजना आयोग की जगह कब स्थापित किया गया था? 1 जनवरी 2013, बी है 1 जनवरी 2015, सी है 15 अगस्त 2014, डी है 26 जनवरी 2016। तो नीति आयोग को योजना आयोग की जगह 1 जनवरी 2015 को स्थापित किया गया था। तो 78 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है कृषि सुधारों में इंडस्ट्रियल कृषि सुधारों में एसेसियल कमोडिटीज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1952, 1955, 1962, 1970।
तो ये कब पारित किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये पारित किया गया था वर्ष 1955 में। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है जीएसटी लागू होने के समय कितने टैक्स एकीकृत मर्ज कर दिए गए थे? 14, 15, 17, 19। तो जीएसटी लागू होने के समय कुल 17 टैक्स एकीकृत कर दिए गए थे। तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। व्हाट टाइप ऑफ वेव इज साउंड? ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? ए अनुप्रस्थ तरंग, बी अनुदैर्ध्य तरंग, सी विद्युत चुंबकीय तरंग, डी सतही तरंग। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्वनि तरंग जो है ना ये अनुदैर्ध्य तरंग होती है। तो 81वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 81वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि प्ले का स्थिरांक का एसआई मात्रक क्या है? जूल सेकंड, न्यूटन मीटर, वाट अपॉन मीटर स्क्वायर। तो प्ले का स्थिरांक एसआई मात्रक क्या है? जूल सेकंड। तो 82वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। जल का विद्युत अपघटन में कैथोड पर क्या उत्पन्न होता है? यानी इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ओजोन, नाइट्रोजन। तो जल का विद्युत अपघटन में कैथोड पर क्या उत्पन्न होता है? हाइड्रोजन उत्पन्न होता है। तो 83वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। किस तत्व को रसायन शास्त्र का राजा कहा जाता है? विच एलिमेंट इज कॉल्ड द किंग ऑफ केमिस्ट्री? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। कार्बन तत्व को रसायन शास्त्र का राजा कहा जाता है। तो कार्बन, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है गाइस। प्रकाश संश्लेषण की मूलभूत प्रक्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड। तो 85 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं अभी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा। न्यूटन के किस नियम से जड़त्व की व्याख्या होती है? पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम या कोई नहीं? तो न्यूटन के पहले नियम से जड़त्व की व्याख्या होती है फर्स्ट लॉ। तो 86 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। ब्रश इन एन एलाउ ऑफ विच मेटल्स? यानी पीतल ब्रश किसका मिश्र धातु है? तांबा और टिन, तांबा और जस्ता, लोहा और कार्बन, एल्युमिनियम और तांबा। तो पीतल ब्रश किसका मिश्र धातु? तांबा और जस्ते का। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? वाटसन और क्रिक, न्यूटन, डाल्टन, पाश्चर। तो डीएनए की संरचना की जो खोज जो है ना ये वाटसन और क्रिक के द्वारा की गई थी। तो 88 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा होता है? विच नेचुरल पेसमेकर कंट्रोल्स द हार्ट बीट? एस ए नोड। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन दिखेगा। शुद्ध जल यानी प्योर वाटर का पीएच मान सामान्य तापमान पर कितना होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर एट नॉर्मल टेम्परेचर? 5, 6, 7, 8। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। भारत का कौन सा राज्य पहले पार्ट सी स्टेट के रूप में जाना जाता था जिसे बाद में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा या चंडीगढ़? दिल्ली इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि रूपी भूटान की मुद्रा है, इसका मूल्य किस देश की मुद्रा के बराबर है? डॉलर, रुपया, पाउंड, येन। तो रूपी ये भूटान की मुद्रा है, इसका मूल्य जो है ना ये रुपया की देश के बराबर है, रुपया मुद्रा के बराबर है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँगी तो 92 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन